बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर फ्रेंड्स कोलीग्स एंड स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं मोहम्मद आफ्ताब और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा एजुकेशनल चैनल अल्फा साइंस एकेडमी। इस लेक्चर में हम फिजिक्स क्लास 12 की चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसका सेकंड टॉपिक यानी फील्ड्स ऑफ फोर्स के ऊपर बात करेंगे। इस दौरान अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको इसी लेक्चर की PDF नोट्स चाहिए हो या कॉन्टेंट देखना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन से चेकआउट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक है फील्ड्स ऑफ फोर्स। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा कि व्हाट इज मेंट बाय फील्ड्स ऑफ फोर्स, कि फील्ड्स ऑफ फोर्स जो है इससे क्या मुराद है। तो फील्ड्स ऑफ फोर्स की बात करने से पहले हम इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इसके ओरिजिन की बात कर लेते हैं। तो देखिए भाई, जो न्यूटन्स लॉ है जिसको हम न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं, और इसके साथ साथ जो कूलम्स लॉ है, हम इस काबिल बनाते हैं कि हम इन दोनों फोर्सेस की, कौन कौन सी फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स की मैग्नीट्यूड्स और उनकी डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर सकें। यानी न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड कूलम्स लॉ इनेबल अस टू मेजर द मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शंस ऑफ ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रिक फोर्सेस। लेकिन किसी एक जहन में ये सवाल पैदा हो सकता है, वन मे क्वेश्चन दैट व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस। ये जो फोर्सेस हैं, कौन सी फोर्सेस जिनका हमने अभी जिक्र किया ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इनका ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से और क्यों पैदा होती हैं। और दूसरा सवाल ये भी पैदा हो सकता है, हाउ these forces are transmitted from one mass to another or from one charge to another, कि ये जो फोर्सेस हैं एक चार्ज से या फिर एक मैस से दूसरे मैस तक या फिर एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक कैसे ट्रांसमिट होती हैं, यानी एक चार्ज दूसरे चार्ज पे ये फोर्स लगाता कैसे है। तो इन सवालों के जवाब की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो जो पहला सवाल है कि इन फोर्सेस का ओरिजिन क्या है, वो स्टिल अननोन है। हमें नहीं पता चला अभी तक कि ये फोर्सेस जो हैं ये क्यों जो है और कहाँ से पैदा होती हैं। अलबत्ता जो दूसरा सवाल है उस सवाल का जवाब हमने माइकल फैराडे की जो थ्योरी है उसमें से कुछ निकाला है। सो द आंसर टू फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टिल अननोन, दैट इज व्हाई दीज फोर्सेस आर कॉल्ड बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। पहले सवाल का जवाब तो हमें नहीं मिल सका कि ये फोर्सेस जो है इनका ओरिजिन क्या है, लिहाजा इनको हमने बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर की जो कैटेगरी है उसमें इनको हमने बंद कर दिया। अब हमें देखना होगा कि जो बेसिक फोर्सेस हैं नेचर के अंदर वो कौन कौन सी हैं। दो तो ये हो गई, नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स। 3 हम और फोर्सेस आपको बताएंगे। नंबर 3 पे आएगा मैग्नेटिक फोर्स, नंबर 4 पे आएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, नंबर 5 पे आएगा वीक न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा, फिर माइकल फैराडे ने ही एक काम किया था, एक कारनामा किया था, और वो ये था कि उसने कहा था कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्सेस हैं ये दोनों कंबाइन हो सकती हैं। तो उसने क्या किया, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को कंबाइन किया, तो क्या बनाया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इस तरह जो फोर्स बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर हैं उनकी तादाद 5 से कम होकर 4 रह गई। तो नंबर 1 पे क्या आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, नंबर 2 ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर 3 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और नंबर 4 वीक न्यूक्लियर फोर्स। फिर पाकिस्तान के जो डॉक्टर हैं डॉक्टर अब्दुल सलाम, उन्होंने और US के 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरी पेश की थी जिसका नाम था ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी। उस थ्योरी के मुताबिक उन्होंने कहा था कि जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का ही हिस्सा है। तो फिर उन्होंने जो इलेक्ट्रो वीक फोर्स बनाई, इलेक्ट्रो वीक फोर्स, उसमें उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को प्लस कर दिया वीक न्यूक्लियर फोर्स के साथ। तो फिर इस तरह जो बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर थी वो 4 से 3 पे आ गई। फिर उन्होंने जो ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी दी थी उसके मुताबिक ऐसा मुमकिन है कि हम जैसे 5 से 4 पे आए और 4 से 3 पे आए, इसी तरह हम 3 से 2 पे जाएंगे और 2 से 1 पे जाएंगे। और इसका मतलब ये होगा कि सुप्रीम पावर जो है, सुप्रीम पावर पूरी कायनात के अंदर जो है वो एक ही है, एंड दैट इज अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ठीक है जी, जिसको आप गॉड कहते हैं, जिसको आप अल्लाह ताला कहते हैं, जिसको आप खुदा कहते हैं, वो सुप्रीम पावर है पूरी कायनात के अंदर जो पूरी कायनात के हर काम को चला रहे हैं। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो हमारा जो अगला सवाल है, जैसे मैंने पहले बताया कि माइकल फैराडे ने एक थ्योरी पेश की थी जिसका नाम फील्ड थ्योरी था। उस फील्ड थ्योरी के मुताबिक हम इस काबिल ज़रूर हो गए थे कि हम ये बता सके कि एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगाता है वो कैसे लगाता है और क्यों कर लगाता है। तो इसकी बात जब हम करेंगे तो हमें माइकल फैराडेस फील्ड थ्योरी की हेल्प लेनी पड़ेगी। इस थ्योरी के मुताबिक
ये हर चार्ज जो है उसकी नेचर है कि उसके इर्द गिर्द एक जो स्पेस होती है उस स्पेस के अंदर वो एक फील्ड बना लेता है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब कोई भी जब दूसरा चार्ज उसके फील्ड में जाएगा तो वो पहले वाला जो चार्ज है या तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ या फिर उसको रिपेल कर देगा। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होती है वो मैं ऑलरेडी आपको पहले टॉपिक में बता चुका हूँ कि दो जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव को और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, जबकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो फिर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मीन अकॉर्डिंग टू माइकल फैराडेज फील्ड थ्योरी, इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ नेचर दैट एन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट्स इन स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज, कि ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। फिर वही बात कि ये कुदरत की तरफ से दी हुई एक सलाहियत है किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को कि उसके इर्द गिर्द एक स्पेस जो है उसमें एक फील्ड बन जाता है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब हमारा सवाल ये है कि ये जो फील्ड है, ये जो चार्ज है, ये वाला चार्ज आप किस तरह से दूसरे चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाता है, हाउ अ चार्ज इंटरेक्ट्स विद अदर चार्ज। तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ आप देख लो पहले कि ये एक चार्ज है और इस चार्ज पॉजिटिव चार्ज है और इसके इर्द गिर्द आप छोटे छोटे डॉट्स देख रहे हैं। उन डॉट्स जो है वो पहले नज़दीक तो वो चार्ज डॉट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो हम दूर हटते जा रहे हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं तो वो डॉट्स जो है उनकी तादाद कम होती जा रही है। तो ये जो डॉट्स हैं ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसके फील्ड को, इस पॉजिटिव चार्ज के फील्ड को। तो फिर हर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, बल्कि जो टेस्ट चार्ज है वो भी उन तमाम चार्जेस के इर्द गिर्द जो फील्ड है, जो स्पेस है, उसमें फील्ड का होना उस चार्ज की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ये किसने कहा, माइकल फैराडे की फील्ड थ्योरी के मुताबिक है ये बात। अच्छा, फिर ये फील्ड पैदा हो गया इस चार्ज का। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड exerts a force on a test charge placed in that region। अब इस रीजन के अंदर ये जो डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं ये क्या हो गया, इस चार्ज का फील्ड। अब इस फील्ड के अंदर या फिर दूसरे लफ्जों में इस रीजन के अंदर, जो कि बेसिकली तो हमें तो 2 डायमेंशनल नजर आ रहा है लेकिन ये 3 डायमेंशनल होता है, यानी ये चारों तरफ होता है। तो इस रीजन के अंदर जब भी हम कोई दूसरा टेस्ट चार्ज लेके आएंगे तो ये वाला जो चार्ज है उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। और उस फोर्स को हम कैसे लिखते हैं, उस फोर्स को चेक करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड का सहारा लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन पर अब हम प्रॉपर जो वर्ड्स में हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या हुई, द स्पेस और रीजन अराउंड द चार्ज इन विच इट एक्सर्ट्स एन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अदर चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। वो स्पेस या वो रीजन जिस रीजन के अंदर जब हम कोई दूसरा चार्ज लेके आते हैं तो वो जो चार्ज है एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है। पहले वाला चार्ज जो है वो जब दूसरे चार्ज के ऊपर जिस रीजन के अंदर वो फोर्स लगाएगा उस रीजन को, उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें स्पेस का जो वर्ड यूज हो रहा है ये ज्यादा खूबसूरत है क्योंकि इसमें XYZ आ रहा है। XYZ का मतलब है कि वो जो फील्ड है वो चारों तरफ होता है। तो दोबारा सुन लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक चार्ज के इर्द गिर्द की का रीजन या फिर स्पेस, जिस स्पेस के अंदर या जिस रीजन के अंदर जब हम कोई दूसरा चार्ज लेके आएंगे तो ये पहले वाला चार्ज उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है, ठीक है। तो उस रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब फिर क्या होगा, द इंटरेक्शन बिटवीन द चार्ज Q, ये वाला जो चार्ज है Q एंड द टेस्ट चार्ज Q0 इज कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स। अब जो फोर्स लगेगी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन है, वो ये काम 2 हिस्सों में होता है। तो जब भी हम कोई दूसरा टेस्ट चार्ज इसके रीजन में या इसके स्पेस में लेके आएंगे तो ये उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा और ये काम 2 हिस्सों में होगा, 2 स्टेप्स में होगा। पहला स्टेप क्या होता है, द चार्ज Q प्रोड्यूसेस अ फील्ड। मगर ऐसा नहीं होता नहीं कि वो जब आए तो फिर वो फील्ड प्रोड्यूस करे, वो ऑलरेडी उसके इर्द गिर्द होता है। लेकिन वो फील्ड जो है उसकी एग्जिस्टेंस का अंदाजा हमें कब होता है, जब हम कोई दूसरा चार्ज उसके अंदर लेके आते हैं। तब तक यूं ही समझे कोई चार्ज नहीं होता, प्रैक्टिकली नहीं होता, लेकिन हालांकि होता है, यानी चार्ज तो हर वक्त मौजूद होता है, ये नहीं कि कभी हुआ कभी नहीं हुआ। तो पहला काम ये होता है कि चार्ज Q प्रोड्यूसेस अ फील्ड, और फिर दूसरे स्टेप में क्या होता है, द फील्ड इंटरेक्ट्स विद चार्ज टू प्रोड्यूस अ फोर्स ऑन Q0। फिर ये जो फील्ड है दूसरा जो चार्ज होगा उसके साथ इंटरेक्ट करेगा और फिर उसके नतीजे में उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। दैट फोर्स कुड बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ दीज 2 चार्जेस। ठीक है जी, दोबारा सुन लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फील्ड थ्योरी थी वो माइकल फैराडे ने दी। माइकल फैराडे ने ये कहा कि भाई हर चार्ज के इर्द गिर्द
एक स्पेस होती है, उस स्पेस के अंदर एक फील्ड बन जाता है, जिस फील्ड के अंदर जब कोई दूसरा चार्ज हम लेके आते हैं तो ये जो पहले वाला चार्ज है उसके ऊपर फोर्स लगाता है। ये जो फील्ड है ये मैंने या आपने उसको नहीं दी, या उसकी ये सलाहियत जो है वो नेचर ने दी है, इसलिए इसको हम इस प्रॉपर्टी को हम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, और ये जो चार्ज है दूसरे चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगाता है वो दो स्टेप्स में लगाता है। पहले तो ये अपना फील्ड प्रोड्यूस करता है, फिर इसका ये जो अपना फील्ड होता है दूसरे चार्ज के साथ इंटरेक्ट करता है और फिर उसके ऊपर जो है वो फोर्स लगाता है। आगे चलता है। अब हमारा सवाल ये है कि डिफाइन और एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसको कहते हैं, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। इसको डिफाइन भी करें और साथ साथ एक्सप्लेन भी करें, और फिर इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है इसका यूनिट पेश करें। तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अब हम उस फील्ड की शिद्दत की बात करेंगे, उसकी ताकत की बात करेंगे, उसकी स्ट्रेंथ की बात करेंगे कि वो जो फील्ड है वो कितना स्ट्रांग है, कितनी शिद्दत के साथ वो किसी को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। और इससे पहले जैसे मैं बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दूसरा नाम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी है, और इसको किसी एक पॉइंट पे डिफाइन करना हो तो इसकी डेफिनेशन ये है, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज क्यू नॉट क्या होता है, टेस्ट चार्ज, प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। इसको हम सिंपलेस्ट वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी F ओवर क्यू नॉट। F ओवर क्यू नॉट, फोर्स पहले वाला चार्ज लगाता है, लगती किसी है दूसरे चार्ज के ऊपर जिसका नाम क्या है क्यू नॉट। तो फोर्स जिसने लगाई किस पे लगाई, ठीक है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है, ठीक है, उसको दोनों को डिवाइड कर दें, फोर्स को उस चार्ज के साथ डिवाइड कर दें तो क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब जरा इस फिगर डायग्राम को देख लें। ये है एक चार्ज जो कि बड़ा है, इसके इर्द गिर्द एक बड़ा फील्ड है, और इसमें जो डॉट्स की तादाद है आप देख रहे हैं करीब करीब ज्यादा है, और जो हम दूर हटते जा रहे हैं कम हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो फील्ड होता है वो चार्ज के करीब करीब ज्यादा होता है, और चार्ज से जो हम पीछे हटते जाते हैं तो कम होता जाता है। इस फील्ड के अंदर, इस बड़े चार्ज के फील्ड के अंदर जब भी हम कोई दूसरा छोटा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आएंगे जिसका अपना फील्ड बहुत छोटा होता है, और इसको टेस्ट चार्ज लेने का मकसद भी ये होता है कि इसका अपना फील्ड बहुत कम हो, बहुत छोटा हो, और ये दूसरे के वाले फील्ड को डिस्टर्ब ना करे, इंटरप्ट ना करे। तो जब भी हम ये वाला जो स्मॉल टेस्ट चार्ज है, जब इसको हम बड़े चार्ज के करीब लेके आएंगे तो चूंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो ये इसको रिपेल कर देगा, रिपेल करेगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी। वो जो फोर्स है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय F, एंड दैट इज बेसिकली Q नॉट इनटू E। और इसमें जो E है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, इसके नीचे बड़ी मजे की बात लिखी हुई है, इसको जरा मैं पढ़ के सुना दूं। डॉट्स सराउंडिंग द पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो डॉट्स हैं किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द, वो उसके इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द डेंसिटी ऑफ द डॉट्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स। जो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जो चार्ज की जो डेंसिटी है, यानी उनकी जो तादाद है, बेसिकली वो किस चीज के ऊपर साथ प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के साथ प्रोपोर्शनल है। और दूसरे हिस्से में जो हमने देखा था, इंटरेक्शन ऑफ द फील्ड विद द चार्ज क्यू नॉट, कि ये जो चार्ज है दूसरे चार्ज के ऊपर जो है इंटरेक्ट करता हुआ दिखाया गया है। अच्छा, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इफ F इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट at point P, then electric field at this point is given by। अगर हम ले लें कि भाई F is the force जो कि इस बड़े चार्ज ने छोटे चार्ज के ऊपर लगाई है, और छोटे चार्ज का नाम क्या है, Q नॉट, तो फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, E is equal to F over Q नॉट। इसमें Q नॉट आना है, F over Q नॉट। अच्छा, अब इसकी डायरेक्शन, चूंकि इसके ऊपर एरो साइन डाले हुए, जिसका क्या मतलब है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब ये हो कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ द फोर्स। ओके, अब हम इसकी यूनिट की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि इसी सवाल में यूनिट भी पूछा था। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो फिर इसका यूनिट क्या बना, न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में दोबारा से इस पेज के ऊपर जो लिखा है उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, सिंपल लफ्जों में अगर डिफाइन करें तो वो है फोर्स पर यूनिट चार्ज, या फिर दूसरे लफ्जों में द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज क्यू नॉट प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। और ये जो फोर्स है
ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, क्यू नॉट, और इसमें ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन वही होता है जो फोर्स का डायरेक्शन होता है, और इसका जो यूनिट है वो क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। आगे हमारा अगला सवाल है एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की बात करते हैं तो हमें चाहिए ये इमेज जिसमें एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें Q1 की जगह पॉजिटिव Q है और Q2 की जगह Q नॉट है, और इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है दैट इज बेसिकली द फोर्स ऑफ रिपल्शन, और वो उसको हम F के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसको हम मैयर कैसे कर सकते हैं, कूलम्स लॉ के साथ। तो कूलम्स लॉ के मुताबिक इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q नॉट ओवर R स्क्वायर यूनिट वेक्टर R। इसमें Q1 Q2 की जगह क्या आएगा, Q एंड Q नॉट, जैसे हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका फार्मूला है फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज कौन सा, टेस्ट चार्ज, जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको समझा दिया था कि उसमें Q नहीं बल्कि Q नॉट है। तो इस F की जगह ये जो ऊपर वाला फार्मूला है वो सारा इसकी जगह आ जाएगा, Q साइड पे हो जाएगा और 1 ओवर बन जाएगा, सो दिस विल बिकम 1 ओवर Q नॉट, और इस F की जगह ऊपर वाला फार्मूला सारा का सारा शिफ्ट हो गया। अब इसमें आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि एक चीज़ है जो कैंसिल हो रही है, 1 ओवर Q नॉट ऊपर वाले Q नॉट के साथ ये कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद ये जो इक्वेशन है सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगी हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q ओवर R स्क्वायर यूनिट वेक्टर R। ये वाला जो फार्मूला है हम इसको वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं, इसके ऊपर चूंकि एरो है तो राइट साइड पे हमें एक डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो यूनिट वेक्टर आर है ये क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, कि भाई ये जो चार्ज है बड़े वाला चार्ज जो है उसका जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एंड दैट डायरेक्शन इज बेसिकली द सेम एज दैट ऑफ द फोर्स, जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको बता दिया है। क्योंकि फोर्स आउटवर्ड है, राइट वर्ड लग रही है, तो उस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन भी राइट वर्ड होगा। और चूंकि ये फोर्स जो है किसी भी जगह पे कोई चार्ज हम रखेंगे तो वो फोर्स जो है वो रेडियली आउटवर्ड होगी, तो जिससे हमें पता चल सकता है कि जो चार्ज होगा इसका जो डायरेक्शन है दैट विल आल्सो बी, ये जो फील्ड है उसका डायरेक्शन भी रेडियली आउटवर्ड होगा। इसको हम एक ज़्यादा खूबसूरत शक्ल में लिख सकते हैं, अगर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को रिप्लेस करके उसकी जगह कूलम्स कांस्टेंट लगा दें तो ये बन जाएगा E इज इक्वल टू के Q ओवर R स्क्वायर यूनिट वेक्टर R। मैं यूजुअली ये वाला फार्मूला ही यूज करता हूँ, ये ज़्यादा सिंप्लीफाइड है और आसान है लिखने में भी और इसको आगे चलाने में भी। जैसे मैं यूनिट वेक्टर R की बात कर चुका हूँ, वेयर यूनिट वेक्टर R इज अ यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q टूवर्ड्स Q नॉट, ये इसकी डायरेक्शन बता रहा है। दैट्स इट। अब इसकी समरी की बात कर लेते हैं। समरी में सबसे पहला हमारा पॉइंट ये है कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है और कूलम्स लॉ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये हमें इस काबिल बनाता है कि हम ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिक फोर्सेस को मेजर कर सकें, मैग्नीट्यूड्स में भी और उसकी डायरेक्शन भी देख सकते हैं साथ साथ। दूसरी बात ये थी कि द स्पेस और रीजन अराउंड द चार्ज इन विच इट एक्सर्ट्स एन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अदर चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चार्ज के इर्द गिर्द का जो स्पेस है या रीजन है, जिस रीजन में अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो ये उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है, उस रीजन को या स्पेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको मेजर किया जा सकता है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं, एंड दैट इज बेसिकली द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज Q नॉट प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। और अगर इसको हम मैथमेटिकल इक्वेशन में देखना चाहें तो इसका फार्मूला था, इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला था F ओवर Q नॉट। इसमें F फोर्स है जो एक चार्ज ने दूसरे चार्ज के ऊपर लगाई, और Q नॉट वो चार्ज है जिसके ऊपर वो फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है, जिसके ऊपर लग रही है वो फोर्स। और इसके बाद मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन वही होता है जो फोर्स का होता है। और इसके बाद अगला पॉइंट ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम जब किसी पॉइंट चार्ज पे लेते हैं तो उसका फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q ओवर R स्क्वायर यूनिट वेक्टर R, और इसको हम ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिख सकते हैं E इज इक्वल टू के Q ओवर R स्क्वायर यूनिट वेक्टर R। और इसमें जो यूनिट वेक्टर R है वो डायरेक्शन बताता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि इस केस में Q से Q नॉट की तरफ थी। और आखिर में हमने ये देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम। चूंकि इसमें फोर्स ओवर चार्ज है तो फोर्स का यूनिट न्यूटन और चार्ज का यूनिट जूल। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इसी चैप्टर का होगा और उसमें हम बात करेंगे
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के इर्द गिर्द, उसकी जो लाइंस होती हैं, जो इसको हम लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं, बल्कि उसको मैप भी कहते हैं, वो कैसी होती हैं, दिखने में वो कैसी होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारे लिए मेरे लिए दुआ कीजिएगा। गिर के मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, मेरे पाँव की जो छोटी उंगली होती है वो टूटी हुई है, इस वक्त मैं प्लास्टर लगवा के इधर अपने घर में बैठा हुआ हूँ। तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से वेरी बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।